पिछले 2 साल से कोविड ईयर से उन्होंने फिजिक्स ही हटा दी। उन्होंने कहा बच्चों पर रहम किया जाए, फिजिक्स को ना पढ़ाया जाए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कैपेसिटर कितना इंपॉर्टेंट है। जब से लेक्चर का आगाज हुआ मैं इस पर इतना बहस, इतनी जोर डाल रहा हूँ कि भाई कैपेसिटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आप कह रहे सर एमकेट को तो उठा लिया, हम ईकेट वाले कहाँ जाएं? तो हमने कहा कि भाई लास्ट ईयर पीएमसी के अंदर इस टॉपिक से 5 एमसीक्यूज थे, सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो भाई हर यूनिवर्सिटी इस टॉपिक को ज़रूर कंसिडर करती है। तो बताइए चार्ज कितना होगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज चार्ज निकालना है। हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, Q इक्वल्स टू CV। C आपको दी हुई है बेटे 50 माइक्रोफैरेड है, 10⁻⁻6 लगा देंगे। बैटरी का वोल्टेज कितना है 8 5 40, 0 एज इट इज। तो आप तो 4 एक्सपोनेंट -4 ज़रूर है। कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ये हमें बताएगा कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कैपेसिटर कितना इंपॉर्टेंट है। आप ये कहते हैं कि भाई हमारे पास आप टेस्ट देने जा रहे हैं पीएमसी का, आप टेस्ट देने जा रहे हैं AKU का, आप टेस्ट देने जा रहे हैं नम्स का, आप टेस्ट देने जा रहे हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहा हूँ। अब ये तो नाइंसाफ़ी होगी कि आप कह रहे हैं सर एमकेट को तो उठा लिया, हम ईकेट वाले कहाँ जाएं? तो भाई सभी हमारे बच्चे हैं, हम ईकेट वालों को भी देखेंगे। हमने कहा आपने नेस्ट उठा लिया, आपने जो है इस साल फास्ट में तो खैर फिज़िक्स है ही नहीं, पिछले 2 साल से कोविड ईयर से उन्होंने फिज़िक्स ही हटा दी। उन्होंने कहा बच्चों पर रहम किया जाए, फिज़िक्स को ना पढ़ाया जाए। भाई ये रहम नहीं है, ये जुल्म है। जब तक बच्चा फिज़िक्स ही पढ़ेगा इंजीनियरिंग कैसे कर सकता है? तो क्योंकि फ़िज़िक्स तो है ही बेसिकली इंजीनियरिंग की ब्रांच। खैर आपने कहा नस के अलावा प्यास उठा लें, आप जो है वो GIKI उठा लें, आप जो है वो NED उठा लें, आप जो है वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर उठा लें। ये आ गया आपके पास ECAT की क्लासिफिकेशन में। अब मैंने कहा कि कैपेसिटर की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं डे 1 क्या अभी जब से लेक्चर का आगाज़ हुआ मैं इस पर इतना बहस, इतनी ज़ोर डाल रहा हूँ कि भाई कैपेसिटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों इस टॉपिक को बिल्कुल भी लाइट ना लो। इस वीडियो को जितनी दफ़ा देखो, बार बार देखो, जितनी वैल्यूज़ बताएं, जितने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जितने फॉर्मूले बताए वो सब याद रखो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में भर भर के एमसीक्यूज आते हैं इस टॉपिक से। जैसा आप देख सकते हैं, मैं पीएमसी की एग्जांपल लूँ, लास्ट ईयर की, कुछ एनालाइज किया, कुछ डाटा निकाला और वहाँ से हमने कहा कि भाई लास्ट ईयर पीएमसी के अंदर इस टॉपिक से 5 एमसीक्यूज थे। अगर आप AKU का टेस्ट उठाएं 2 एमसीक्यूज इसमें मौजूद थे, नम्स का टेस्ट उठाएं 3 एमसीक्यूज इसमें मौजूद थे, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी उठा लें आपको 3 एमसीक्यूज नज़र आएंगे, आप नेस्ट उठा लें, नेस्ट के अंदर इसके 2 एमसीक्यूज आते हैं इस टॉपिक के, आप प्यास GIKI उठा लें, इन दोनों के अंदर बेटा 2 एमसीक्यूज आए हुए हैं। आप NED उठा लें, NED के अंदर इस टॉपिक से 1 एमसीक्यू बनता है, प्राइवेट सेक्टर उठा लें तो आपके पास 2 एमसीक्यूज आ गए। यानी मेडिकल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी 5 एमसीक्यूज तो सिर्फ पीएमसी में ही आए हुए हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास इस टॉपिक से इतने सारे एमसीक्यूज बनते हैं। तो भाई हर यूनिवर्सिटी इस टॉपिक को ज़रूर कंसिडर करती है। तो मेरे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आपने इस टॉपिक को बिल्कुल हल्का नहीं लेना, आपने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़ें, मेरी वीडियोस से आपको जितनी हेल्प मिल सकती है आप उससे लें, आप बुक्स पढ़ सकते हैं बुक्स लें, आप प्रैक्टिस करें, इस टॉपिक को ना छोड़ें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आके हमारा कैपेसिटर तो मुकम्मल हो गया, अब हम कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, क्योंकि वो सवाल जो लास्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए हुए, जो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई हुई है, उनको भी तो देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा एमसीक्यू आया हुआ है।
अच्छा बच्चों, अब हम बात कर लेंगे, हमने कैपेसिटर को तो स्टडी कर लिया, लेकिन उसकी एक्सरसाइज भी तो करनी है, प्रैक्टिस भी तो करनी है कि भाई आपके पास कौन कौन से सवाल किस किस यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे आए हुए हैं। तो आइए अब ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस मौजूद थे लास्ट ईयर। बेटा पहला सवाल आपको नज़र आएगा, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज एक्सप्रेस एस। बेटा लास्ट ईयर ये सवाल आपको पीएमसी में नज़र आया था। ये सवाल में वो कह रहे हैं कि चार्ज बताइए किसके बराबर है, तो आपने पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू सी वी। तो बेटा चार्ज आपके पास बराबर होता है सी वी के, ही आपने इसके वर्किंग प्रिंसिपल में भी स्टडी किया था। तो इसका मतलब बेटा ए इज़ द राइट आंसर कि Q को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कैपेसिटर में तो Q बराबर होता है सी वी के। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़। तो बेटा याद रखिएगा कैपेसिटेंस के हवाले से हमने स्टडी किया था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट। आपके पास इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ अ कांस्टेंट। हाँ, अगर मैं वेरिएबल कैपेसिटर की बात कर लूँ, एक एक्सेप्शन है ना, अगर मैं वेरिएबल कैपेसिटर की बात कर लूँ तो वहाँ कैपेसिटेंस वेरी करती है, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल की टर्म मेंशन नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये टॉपिक स्पेसिफिकली अगर वेरिएबल के लिए आएगा तो फिर हम वहाँ पर वेरी के ऑप्शन पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या कोई सा भी कैपेसिटर हो, उसकी कैपेसिटेंस हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो एक लंबी लाइन लग जाएगी, क्योंकि ये सवाल आपको पीएमसी में भी नज़र आएगा, ये सवाल आपको एकेयू में भी नज़र आएगा, ये सवाल नम्स में भी मौजूद है। वो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन। अभी आप कैपेसिटर के बहुत सारे फैक्टर्स पढ़कर आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप बिल्कुल सही देंगे और आप ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको सही नज़र आ रहा है। क्या थिकनेस इज़ द राइट आंसर, तो आप कहेंगे जी नहीं। क्या चार्ज इज़ द राइट आंसर, तो आप कहेंगे जी नहीं। हमने पढ़ा था कि वोल्टेज अप्लाइड इज़ अ फैक्टर जिसके ऊपर दिस कैपेसिटेंस डिपेंड्स। बेटा याद होगा ये रिलेशन मैंने बताया था, C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो याद रखिएगा ये सवाल एक ही में 3 दफ़ा रिपीट भी हुआ है। तो कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे। आप कहेंगे सर व्हाई नॉट चार्ज, बिकॉज चार्ज इन द कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट है तो वो चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा, तो बेटा यहाँ पर वोल्टेज कैन वेरी, हम कम वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज देकर जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको नज़र आएगा, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर। तो यकीनन हम ये देखेंगे कि ये सवाल एक जनरल एमडी कैट का क्वेश्चन है, आपको जनरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नज़र आएगा कि दैट इज़ यूज टू स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस हमारे पास कहलाती है कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं किसको, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो भाई आपने पढ़ा था कि C का एक रिलेशन होता है, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो भाई अगर आप कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि वी कैन डिक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ द प्लेट्स, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, यूजिंग द डाइलेक्ट्रिक ऑफ लोअर परमिटिविटी, ऑल ऑफ अबव। तो भाई पता लगा कि यहाँ तो ये वाला ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन भी मौजूद है और यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन भी मौजूद है। तो भाई जब तीनों ही सही हैं तो विच वन इज़ द राइट आंसर, तो आप कहेंगे ऑल ऑफ अबव। तो याद रखिएगा हम ये पढ़ते हैं कि डिस्टेंस से इन्वर्स रिलेशन है, फिर अगर वो कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिसिटी वैल्यू कितनी हो, लोअर हो यानी लेस देन 1 हो, तो आपने ये भी पढ़ा था C डैश इज इक्वल टू C एप्सिलॉन R। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगी। तो बेटा ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप देखें तो कह रहा है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग, आपने कहा एनर्जी, कौन सी एनर्जी, द आंसर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात हमने ड्यूरिंग द लेक्चर स्टडी की थी। Next we have, if an insulating material called dielectric of relative permittivity epsilon is induced between the plates of the capacitance of a capacitor will be। कह रहे हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवा दिया
तो बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी. दिस इज द another formula we have used in the case of dielectric medium. एक तो C एप्सिलॉन R था और दूसरा कौन सा था, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D. तो आप कहेंगे सर B इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उसने कहा है कि यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R नहीं है बल्कि एप्सिलॉन है, तो इसलिए आपको यहाँ ऑप्शन में कहीं एप्सिलॉन R नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एप्सिलॉन नज़र आ रहा है. तो अगर मैं यहाँ से R हटा दूँ तो भाई जब मैंने यार हटा दिया तो चेक करो यही फॉर्मूला बन जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन डी, दैट इज ऑप्शन बी. आगे आपके पास कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, अगेन सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि AKU में बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने आपसे दोबारा पूछ लिया. तो आप कहेंगे कि C का वोल्टेज से कैसा रिलेशन होता है बच्चों, इनवर्स. आगे कह रहे हैं ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. ये बात हम बता चुके हैं कि पोलराइजेशन क्या करता है, पोलराइजेशन जो है वो चार्जेस को पोल्स की फॉर्म में बना देता है. तो भाई कैपेसिटर में तो ऑलरेडी पोलराइजेशन हो रही है, तो चार्जेस जब सेपरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली सारे पॉजिटिव एक तरफ आ जाएंगे, सारे नेगेटिव दूसरी तरफ चले जाएंगे, यानी चार्जेस बढ़ना शुरू हो गए. तो बेटे कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. As the charges increases, the capacitance increases. अब जब ये पोलराइजेशन होती है तो इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो आपके पास सारे पोल्स बन जाते हैं, सारे पॉजिटिव एक तरफ आ गए, सारे नेगेटिव एक तरफ आ गए, तो आपके पास इसके अंदर कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी. बेटा नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि अगर 50 माइक्रोफैरेड एक न्यूमेरिकल है जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं 8 वोल्ट के साथ, तो बताइए चार्ज कितना होगा. अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज चार्ज निकालना है. हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, Q = CV. C आपको दी हुई है बेटे 50 माइक्रोफैरेड है, 10 पावर -6 लगा देंगे. बैटरी का वोल्टेज कितना है 8, 8 5 40, 0 एज इट इज़. तो आप ये कहेंगे 400 एक्सपोनेंट -6. क्या कहेंगे बेटे, 400 एक्सपोनेंट -6 हमारे पास मौजूद है. तो हमने कहा कि भाई 4 एक्सपोनेंट -6 कूलम आंसर आ गया. अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो आप कहेंगे 400 एक्सपोनेंट -6 तो नहीं है, लेकिन ये 2 0 जब ये -6 से कटेंगे तो 4 एक्सपोनेंट -4 ज़रूर है. ठीक है भाई, एक आसान सा न्यूमेरिकल था, बहुत ही सिंपल सा. कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैपेसिटेंस जो है वो किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो आपको याद होगा आपने पढ़ा था C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. एरिया ऑफ द प्लेट से कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट. बेटा नेक्स्ट आपके पास कह रहा है द मीडियम बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और वैक्यूम देन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज. कह रहा है कि अगर 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एयर और वैक्यूम मौजूद है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताएं. हम कहेंगे भाई कोई मसला ही नहीं है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था C किसके बराबर होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है C किसके बराबर होता है, आप कहेंगे Q अपॉन V के. बेटा ये सवाल भी आपको AKU में मिलेगा, ये सवाल AKU में इसी तरह से आया हुआ था. तो आपको C बराबर होता है Q अपॉन V के. तो बेटे आंसर आपके पास इसमें कौन सा राइट होगा, दैट इज ऑप्शन D. तो हमने देखा कि ये सवाल हमारे पास स्पेशली AKU के अंदर मौजूद था, और आपके पास कैपेसिटेंस बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और C बराबर होता है Q अपॉन V के. तो दैट इज़ द ऑप्शन C. तो वो इस तरह से घुमाया था थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. कह रहे हैं कि अगर वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें एंटर कर रहा है जिसका नाम डाइलेक्ट्रिक है. अगेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आपने इसको डिस्कस किया था, C डैश बराबर होता है C एप्सिलॉन R के, यानी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन D. तो बेटा ये अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, और हमने देखा कि B इसका राइट आंसर है. एक और सवाल, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर टू इट्स कैपेसिटेंस. अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखें ना, तो कह रहा है कि रेशियो, इसका मतलब डिवीजन हो रही है किसकी,
कह रहा है कि एक इंसुलेटिंग मीडियम है जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कह रहे हैं और एक वैक्यूम की है, यानी वो कह रहा है सी डैश अपॉन सी बताओ किसके बराबर होगा। तो बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा था सी डैश बराबर है सी एप्सिलॉन आर के, तो सी जब वहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास इक्वेशन किसके बराबर आनी चाहिए, तो आप कहेंगे जी सर हम पहुँच गए एप्सिलॉन आर के। तो बेटा एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। कितना आसान था, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर्स। बेटा आगे वो कह रहा है कि आपके पास द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स ऑफ द लेयर एंड द नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स ऑफ अ लेयर, कह रहा है कि इफ़ द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इफ़ द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब यहाँ इतनी बड़ी बात उसने कह दी, उसने खुद ही जवाब दे दिया, इफ़ डिक्रीज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो भाई अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज़, क्योंकि आपने पढ़ा था इन दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो भाई अगर इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज़, क्योंकि बेटा ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। सही है भाई। तो आपके पास सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करती है। इसके बाद अगर आप देखें तो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये कुछ MCQs थे जो हमने डिस्कस किए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम के तमाम MCQs समझ आए होंगे। आपने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना हमारे पास टाइम था, जितनी हमने कोशिश की कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्राइज कर सकें, कंपाइल कर सकें, हमने इसको किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आप बार बार इस वीडियो को देखें और आप अपनी तैयारी को मैक्सिमम रखें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मसला होगा तो फिर डेफिनेटली उसको हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।